नमस्ते। सर थॉमस मैलरी की मास्टरपीस ले मॉर्ट d'Arthur के इस अल्टीमेट एग्जाम ओरिएंटेड विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। ये एपिक थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, पर यकीन मानिए, आज हम इसे बिल्कुल एक कहानी की तरह समझेंगे, ताकि एग्जाम के लिए हर एक पॉइंट एकदम क्लियर हो जाए। शुरुआत एक बड़े ऐतिहासिक रहस्य से करते हैं। सदियों तक लोग इसी बहस में उलझे रहे कि किंग आर्थर की इस लेजेंडरी कहानी को असल में लिखा किसने था। मतलब आर्थर की कहानियां तो हवाओं में पहले से तैर रही थी, पर आज हम जो पढ़ते हैं उसे इस रूप में किसने पिरोया। इस पूरी किताब पर महारत हासिल करने के लिए हम अपनी चर्चा को 5 हिस्सों में बांटेंगे। जेल में बंद शूरवीर, आर्थर के जन्म से लेकर राजा बनने का सफर, उनके शौर्य गाथाएं और खोज, फिर वो भयंकर विश्वासघात और पतन, और आखिर में एग्जाम के लिए सबसे जरूरी प्रतीक और की पॉइंट्स। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, जेल में बंद शूरवीर। देखते हैं कि उस वक्त की उथल-पुथल भरी असली दुनिया ने कैमलॉट की इस जादुई दुनिया को कैसे बनाया। अब जरा इतिहास की इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, कितनी दिलचस्प बात है। सर थॉमस मैलरी, जो खुद एक शूरवीर यानी नाइट थे और जिन पर कई क्रिमिनल चार्जेस लगे थे, उन्होंने इन कहानियों को लंदन की न्यूगेट जेल की सलाखों के पीछे बैठकर लिखा, और वो भी तब जब वॉर्स ऑफ द रोजेस का खूनी दौर चल रहा था। बाद में उनके निधन के कई सालों बाद 1485 में विलियम कैक्सटन ने इसे ऑफिशियली पब्लिश किया। यहीं पर साहित्य का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। बेowulf जैसी जो पुरानी रचनाएं थी ना, वो महाकाव्य या एपिक ट्रेडिशन की थीं, जहां पूरा फोकस सिर्फ देश बचाने वाले योद्धाओं पर होता था। लेकिन मैलरी ने इसे रोमांस ट्रेडिशन में बदल दिया। अब सेंटर में देश नहीं था, बल्कि इंडिविजुअल शूरवीर, उनकी शौर्य संहिता, उनका प्यार और उनकी अपनी खोजें थीं। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जन्म से लेकर राजा बनने तक। मैलरी का बैकग्राउंड तो हम समझ गए, अब सीधे उस जादू और ड्रामे पर आते हैं जिससे आर्थर का उदय हुआ। एग्जाम में प्लॉट को लेकर कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इस सीक्वेंस को हमेशा याद रखिएगा। सब कुछ एक जादुई धोखे से शुरू होता है, जब राजा उथर ने जादूगर मर्लिन की मदद से आर्थर की मां इग्रेन को छला। फिर आर्थर का जन्म हुआ, उसे दुनिया से छपाकर पाला गया, और फाइनली डेस्टिनी देखिए, वो टीनेज आर्थर पत्थर से तलवार निकालकर अपनी राजगद्दी का असली हकदार बन जाता है। और हाँ, वो तलवार एक्सकैलिबर, वो सिर्फ कोई आम हथियार नहीं है। वो इस बात का अल्टीमेट प्रूफ है कि उस बटे हुए, टूटे हुए ब्रिटेन पर राज करने का असली और दैवीय अधिकार सिर्फ और सिर्फ आर्थर का है। राजा तो बन गए, अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, शौर्य और खोज। कैमेलॉट का ये जो गोल्डन एरा है, वो कुछ बहुत ही सख्त नियमों पर टिका हुआ था। अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए तो इस टर्म को बिल्कुल रट लीजिए, पेंटेकोस्टल ओथ। ये शपथ मैलरी का अपना इन्वेंशन थी। उस वक्त की मारकाट और अफरा तफरी को कंट्रोल करने और अपने नाइट्स को डिसिप्लिन में रखने के लिए हर साल ये शपथ दिलवाना बहुत जरूरी था। इस कोड ऑफ शिवलरी के ये 4 पिलर्स हैं: दुश्मनों पर दया करना, हमेशा अच्छाई और न्याय के लिए लड़ना, खतरे में फंसी महिलाओं की रक्षा करना, और सम्मान के लिए खोज पर निकलना। सुनने में एकदम परफेक्ट लगता है ना? लेकिन मैलरी बहुत ही स्मार्टली ये दिखाते हैं कि असल जिंदगी में एक इंसान के लिए इन परफेक्ट रूल्स को 100% फॉलो कर पाना लिटरली इम्पॉसिबल है। और इन रूल्स का सबसे बड़ा टेस्ट था द होली ग्रेल की खोज। ये वो जादुई चांदी का बर्तन था जो अनंत भोजन और यौवन दे सकता था, लेकिन इसे वही छू सकता था जो अंदर से एकदम पवित्र हो। बस यहीं आकर आर्थर के दरबार के बड़े बड़े महारथियों की पोल खुल जाती है और उनकी इंसानी कमजोरियां बाहर आ जाती हैं। इसे ऐसे समझिए, सर लैंसलॉट और सर गैलाहार्ड का ये कंपैरिजन पूरी कहानी के तनाव को समेट लेता है। लैंसलॉट मैदान जंग का सबसे धाकड़ शेर है, लेकिन महारानी गिनेवर के साथ उसके अफेयर ने उसे स्पिरिचुअली अशुद्ध कर दिया है। दूसरी तरफ उसी का बेटा गैलाहार्ड, जो आध्यात्म के मामले में एकदम प्योर है, और इसीलिए सिर्फ वो ही होली ग्रेल को हासिल कर पाता है। यहीं से कहानी अपने सबसे ट्रैजिक और चौथे हिस्से में एंटर करती है, विश्वासघात और पतन। कैसे एक इतनी खूबसूरत दुनिया ताश के पत्तों की तरह ढह गई। चलिए इस बर्बादी के पूरे सीक्वेंस को समझते हैं। सबसे पहले एग्रोवेन के जरिए लैंसलॉट और गिनेवर का वो सीक्रेट, जो असल में सबको पता था, पब्लिक हो जाता है।
बस फिर क्या था, आर्थर और लैंसलॉट के बीच एक भयंकर सिविल वॉर यानी गृह युद्ध छिड़ जाता है। इस अफरा तफरी का पूरा फायदा उठाता है आर्थर का बेटा मॉडरेड। वो सीधे सिंहासन पर कब्जा कर लेता है और फिर होता है सैलिसबरी का वो खौफनाक और प्राणघातक युद्ध। विलियम कैक्सटन ने अपनी प्रस्तावना में एक लाइन लिखी थी जो इस आखिरी युद्ध के दर्द को बिल्कुल सटीक तरह से बयां करती है। वो कहते हैं कि ये उन सभी की दर्दनाक मौत और दुनिया से विदाई थी। राउंड टेबल का वो शानदार भाईचारा जो कभी न्याय के लिए लड़ता था, अंत में हिंसक रूप से एक दूसरे के ही खून का प्यासा हो गया। लेकिन एक दिलचस्प बात नोट की आपने, मैलेरी कभी सीधे तौर पर नहीं कहते कि आर्थर मर गया। आर्थर को घायल हालत में एवलॉन ले जाया जाता है। ये रहस्य उसे हमेशा के लिए अमर कर देता है कि वो वंस एंड फ्यूचर किंग है, यानी एक ऐसा राजा जो भविष्य में कभी वापस लौटेगा। अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, प्रतीक और परीक्षा के मुख्य बिंदु। चलिए सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और लिटरेरी एनालिसिस पर फोकस करते हैं। अगर लॉन्ग आंसर या निबंध लिखना है तो इन 3 प्रमुख प्रतीकों को समझना एक बेहतरीन चीट शीट की तरह काम करेगा। राउंड टेबल दिखाता है कि सारे शूरवीर बराबर हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं। एक्सकैलिबर राजा के उस दैवीय अधिकार का सिंबल है जो उसे भगवान से मिला है, और होली ग्रेल वो इंसान की सबसे ऊंची आध्यात्मिक पवित्रता को दर्शाता है। यहाँ एक बहुत ही डीप थीम सामने आती है। कैमेलॉट के लोग हमारी तरह गिल्ट कल्चर वाले नहीं थे, मतलब उन्हें अंदर से कोई अपराध बोध नहीं होता था। वो शेम कल्चर में जीते थे, यानी पब्लिक में बेइज्जती का डर। अफेयर होना प्रॉब्लम नहीं था, उस प्रेम प्रसंग का सबके सामने आ जाना, उस पब्लिक शेम नहीं पूरी तबाही मचाई। एग्जाम के लिए इन 4 थीम्स को दिमाग में फिट कर लीजिए। सम्मान के खिलाफ खड़ा व्यभिचार, ईर्ष्या, जलन और बदला, जादू और गलत पहचान का छलावा, और सबसे अहम, इंसान की सांसारिक कमियों और ऊंचे आध्यात्मिक आदर्शों के बीच की वो कभी न खत्म होने वाली जंग। यही वो चीजें हैं जिन्होंने इतने महान साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। चर्चा को खत्म करते हुए हम सबके लिए सोचने लायक एक सवाल है, इतने सारे धोखे, इतने खून खराबे और पतन के बाद भी अगर आर्थर का लौटना तय है, तो क्या मैलेरी की ये मास्टरपीस सच में सिर्फ विनाश और बर्बादी के दास्तान है, या फिर ये एक कभी न टूटने वाली उम्मीद और उद्धार का संदेश है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।